बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूती दुनिया इमरान सीरीज। सुलेमान के जाने के 1 घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। इमरान साहब होंगे, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, सफदर ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? सफदर ने डोर फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। अरे क्या मतलब? ये फ्लैट तो कैप्टन शकील का था। ये सफदर की आवाज़? ओह, कहीं कोई तबादला तो नहीं कर लिया? म्यूचुअल तबादला, मेरा मतलब है आपस में। फोन से इमरान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो सफदर ने रिसीवर वापस हैंडल पर लटकाया और लॉक हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने इमरान सूट पहने खड़ा था। इसके चेहरे पर शोखी की बजाय कदरे बेबसी के तासुरात नुमाया थे। आइए इमरान साहब, सफदर ने सलाम का जवाब देने की बजाय बाद एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान अंदर दाखिल हुआ। सफदर ने दरवाज़ा बंद करके इसे लॉक कर दिया और फिर वो दोनों सिटिंग रूम में आ गए, जहां मौजूद कैप्टन शकील ने उठकर इमरान का इस्तकबाल किया। अरे, मैंने समझा था कि जूलिया और तनवीर भी इस मार्शल लॉ कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 रुकनी कोर्ट मौजूद है। इमरान ने कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा, जबकि कैप्टन शकील मुस्कुराता हुआ रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गया ताकि वहां से जूस के डब्बे उठा सके। इमरान साहब, लगी लिपटी बात की बजाय खुलकर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। आप बताएं कि वो लड़की जो आपके साथ होटल शोबार्स में थी और जिसकी मौजूदगी में आपने मुझे भी अजनबी के तौर पर ट्रीट किया था, कौन थी? सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे पहले ही मालूम था कि तुमने यही बात करनी है, इसलिए तो पूछ रहा था कि मार्शल लॉ कोर्ट में जूलिया को लाजमन होना चाहिए था। वो लड़की ईरान से आई हुई है। इसका नाम योशिया है। मुझे वो मासूम सूरत लड़की अच्छी लगी तो मैंने उसे अपनी मेज़बानी की ऑफ़र कर दी, जो इसने कबूल कर ली। और बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और इस मेज़बानी के तहत आप कालाह गारों में इस लड़की का हाथ पकड़ कर चलते रहते हैं। सफदर का लहजा ना चाहते हुए भी सख्त हो गया था। क्या मतलब? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा या तुम्हारे चीफ का मुलाजिम हूँ? वैसे मैं योशिया को ये गार दिखाने साथ ले गया था, लेकिन तुम्हारी ये हाथ पकड़कर फिरने वाली बात गलत है। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि योशिया ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसका हाथ झटक दिया था। लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? और तुम क्यों इस अंदाज में मुझसे ये सारी बातें कर रहे हो? इमरान के लहजे में कदरे नाराजगी और गुस्सा भी शामिल था। इमरान साहब, जिस तरह आपने हमारी तरबियत की है, जिस तरह हमारी नादास्ता लफ्ज़िश पर भी आप और चीफ हमारे साथ इंतहाई सख्त सलूक करते हैं, हमें भी ये हक हासिल है कि हम आपकी किसी लफ्ज़िश पर आपसे खुलकर बात कर सकें। हमें इस लड़की योशिया के साथ आपका ताल्लुक नॉर्मल नज़र नहीं आता। हमारी छठी हिस्स कह रही है कि मामला दुरुस्त नहीं है। अब आप कहेंगे तो चीफ से बात करें या आपकी वालदा और वालिद साहब तक रिपोर्ट पहुंचाएं ताकि आप खुद ही सब कुछ बता दें। सफदर ने तेज लहजे में कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे वहमो गुमान में नहीं है, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इमरान साहब, आपका रवैया इस लड़की के साथ नॉर्मल नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आप अदाकारी कर रहे थे तो कहीं। सफदर अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं इन दिनों फारिग था, मुताले का मूड नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने होटल गर्दी शुरू कर दी। वहाँ एक होटल में योशिया से मुलाकात हो गई। मुझे इस लड़की में कशिश महसूस हुई, लेकिन सिर्फ इतनी कि मैं इसे दोस्ती से ज़्यादा दर्जा नहीं दे सकता। और फिर मैंने इसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया और बस, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप जिस तरह संजीदा हो गए हैं, इससे महसूस होता है कि मामलात वो नहीं हैं जो आप बता रहे हैं, वरना आपकी फितरत में ही नहीं है कि आप इस तरह संजीदा हो जाएं। आपने तो इस सारे मामले को मजाक में उड़ा देना था, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लाशऊरी तौर पर इस लड़की से बेहद मुतासिर हैं। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते कि मामलात नॉर्मल रहें, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारी इस सारी तकरीर का ये मतलब निकला कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो झूठ है या गलत है, और मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान के लहजे में और ज्यादा संजीदगी और सख्ती आ गई थी। ये लड़की इस वक्त कहाँ है? सफदर ने पूछा। होटल हॉलीडे में अपने कमरे में, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। चलें, हमें मिलवाएं उससे, हम भी इसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सफदर ने कहा तो इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सुनो सफदर और कैप्टन शकील, आइंदा अगर तुमने मेरे मामलात में इस अंदाज में दखल अंदाजी देने की कोशिश की तो दूसरा सांस भी ना ले सकोगे। मैं अपने मामलात खुद डील करने का आदी हूँ। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और तेज से इस कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि सफदर और कैप्टन शकील एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। इमरान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। ये मामलात वाकई गहरे और संजीदा हैं। इमरान साहब का ऐसा रद्द अमल मैंने पहले कभी नहीं देखा, सफदर ने कहा। तो अब क्या करना चाहिए? कैप्टन शकील ने भी बेहद उलझे हुए लहजे में कहा।
इसे भी शायद तवक्का ना थी कि इमरान इस अंदाज में इन्हें डील कर सकता है, लेकिन सफदर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। इसका जहन खुद उलझ गया था। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो कैप्टन शकील ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कैप्टन शकील ने कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, कैप्टन शकील साहब। फ्लैट पर साहब आए थे, क्या कह रहे थे? सुलेमान ने कहा तो कैप्टन शकील ने उसे तफसील बता दी। कैप्टन शकील साहब, आपकी और सफदर साहब की साहब दिल से इज्जत करते हैं। इनका ये रवैया वाकई इंतहाई परेशान कुन है। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मैं फ्लैट पर वापस आते हुए जब रिक्शे की तलाश में खड़ा था, तो एक बुजुर्ग, जिसे मार्केट वाले बाबा रहमत दीन कहते हैं, अचानक मेरे सामने आकर रुक गए और मुझे कहने लगे, तुम्हारा साहब शैतान के हाथों में दफन हो रहा है और अनकरीब वो ज़मीन में उतार दिया जाएगा। और फिर मेरे बार बार पूछने के बावजूद बाबा रहमत दीन मुझसे झगड़ कर चले गए। सुलेमान ने कहा, अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये लड़की इंसान नहीं है, बल्कि कोई शैतानी ताकत है? कैप्टन शकील ने कहा तो साथ बैठा हुआ सफदर भी बेख्तियार उछल पड़ा। मैंने जो सुना है वो आपको बता दिया है। मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में सैयद चिराग शाह साहब से फ़ोन पर बात कर लें। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, सुलेमान ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करके खुद ही तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, कैप्टन शकील ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। क्या कह रहा था सुलेमान? सफदर ने कैप्टन कहा तो कैप्टन शकील ने इसे किसी बाबा रहमत दीन के मिलने और फिर बात करने के बारे में बता दिया। ऐसे लोग ही असल होते हैं। तुम मिलाओ नंबर। मैं बात करता हूँ शाह साहब से। वो इमरान से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो यकीनन ना सिर्फ असल बात बता देंगे, बल्कि इमरान को भटकने से भी बचा लेंगे। सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सफदर के चेहरे पर अब गहरी संजीदगी उभर आई थी। लाउडर का बटन भी प्रेस कर देना, सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिलाते हुए आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। लाउडर का बटन प्रेस होते ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बहरहाल सैयद चिराग शाह साहब की आवाज़ नहीं थी। बोलने वाला नौजवान लगता था, जो यकीनन इनका साहबजादा ही हो सकता था। मैं कैप्टन शकील बोल रहा हूँ। शाह साहब से कुछ अर्ज करना थी। कैप्टन शकील ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, किबला वालिद मोहतरम तो 2 रोज़ पहले उम्रे के लिए गए हैं और वहाँ से वो तबलीग के लिए आगे चले जाएंगे। इनकी वापसी तो शायद अब 2 माह बाद ही होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, वहाँ का कोई नंबर या राब्ता नंबर? कैप्टन शकील ने कहा, ये तो अगर उन्होंने चाहा तो वहाँ से कॉल करके बताएंगे। फिलहाल तो कोई राब्ता नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, कैप्टन शकील ने कहा तो रिसीवर रख दिया। ये तो मामला खराब हो गया है, अब क्या किया जाए? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। शाह साहब तो रूहानी दुनिया में बहुत बुलंद मर्तबे के मालिक हैं। अलबत्ता एक और आदमी भी मेरा वाकिफ है, वो शायद शाह साहब जैसा मकाम तो ना रखता हो, लेकिन बहरहाल इस मामले में खासा आगे है। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर चौंक पड़ा। कौन है वो? क्या वो सब्जी वाला बूढ़ा, जिसके पास एक मिशन के दौरान हम गए थे? सफदर ने चौंक कर कहा, नहीं, वो बुजुर्ग बाबा तो फौत हो चुके हैं। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, मोहम्मद स्वाले इनका नाम है। प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले। एक दोस्त की मारिफत इनसे मुलाकात हुई थी। मैंने सैयद चिराग शाह साहब का नाम लिया तो उन्होंने शाह साहब के बारे में बताया कि वो बहुत नेक आदमी हैं और रूहानियत में इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। कैप्टन शकील ने कहा, तो फिर चलो फिर। सुलेमान के फ़ोन के बाद कि किसी मजसूब ने इससे बात की है, ये सारा मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। अगर वाकई ये लड़की शैतानी मामला है, तो फिर इस बार उन्होंने बराह रास्त इमरान साहब को टारगेट बनाया है, जो इंतहाई खतरनाक मामला है। सफदर ने उठते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने भी इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इनकी कार तेजी से दारुल हुकूमत की एक नवाही कॉलोनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर कैप्टन शकील था, जबकि साइड सीट पर सफदर बैठा हुआ था। तकरीबन निस्फ घंटे की ड्राइविंग के बाद कार एक मतवस टाइप की कॉलोनी में दाखिल हो गई थी। यहाँ मकान नुमा कोठियाँ थीं, अलबत्ता कॉलोनी खासी साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। एक कोठी के गेट के सामने कैप्टन शकील ने कार रोक दी। इसी लम्हे फाटक की खिड़की खुली और एक नौजवान तेजी से बाहर आ गया। प्रोफेसर साहब से मिलना है, कैप्टन शकील ने कहा। वो हुज्रे में ही हैं, वहीं मिलेंगे, इस नौजवान ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, कैप्टन शकील ने कहा और कार को बैक करके कोठी की साइड पर मौजूद सड़क पर मोड़ कर अंदर की तरफ ले गया। ये हुजरा कहाँ है? सफदर ने पूछा। एक बड़ा हॉल नुमा कमरा है। यहाँ इर्द गिर्द के लोग और दूसरे मिलने वाले आते रहते हैं और आपस में बातों का सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल समझ लो कि प्रोफेसर साहब भी यहीं बैठे बातें करते रहते हैं। मेरी भी इनसे वहीं मुलाकात हुई थी, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर कार को बाएं हाथ मोड़कर कोठी के उकुब में बने हुए एक गेट में दाखिल कर दिया।
यहाँ एक खुली जगह पर चंद कारें, खासी तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद थीं। सामने बरामदा था और इसके बाद हॉल था, जहाँ लोग खासी तादाद में मौजूद थे। कैप्टन शकील ने कार साइड पर पार्क कर दी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। कैप्टन शकील ने कार लॉक की और फिर वो दोनों बरामदे की तरफ बढ़ गए। बरामदे से पहले उन्होंने जूते उतार दिए और फिर बरामदे में पहुंच गए। यहाँ निस्फ दायरे की सूरत में लोग बैठे हुए थे और एक साहब बात कर रहे थे। ये जो साहब बोल रहे हैं, ये प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले हैं। कैप्टन शकील ने आहिस्ता से कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले बूढ़े आदमी थे। इनकी छोटी सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो खासे सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सादा सा लिबास पहना हुआ था। वो मौजूदा दौर की साइंसी तहकीकात के बारे में बातचीत कर रहे थे। सफदर ने चंद लम्हों में महसूस कर लिया कि इनका अंदाजे बयान खासा मौसर है। थोड़ी देर बाद चाय का कहा गया और फिर वहाँ मौजूद तमाम अफराद को चाय पेश की गई। अब जाहिर है, चाय के लिए बातचीत का वक्फा कर दिया गया था और सब लोग आपस में बातें करने लगे थे। प्रोफेसर साहब, आपने बराए मेहरबानी हमें लड़की में चंद मिनट देने हैं। कैप्टन शकील ने प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले से कहा। मुझे याद है आप पहले भी 2 बार तशरीफ़ ला चुके हैं। अलबत्ता आपके साथी पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद जनाब। प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मेरा नाम सफदर सईद है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चाय पीकर प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले साहब उठे और इन दोनों को अपने साथ साइड पर मौजूद अलहदा कमरे में ले आए। यहाँ एक गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थीं। तशरीफ रखें, प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने कहा और इन दोनों के बैठने के बाद वो खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गए। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम अली इमरान है। वो साहिब किरदार आदमी हैं, बल्कि इनकी वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि हम से किरदार के लिहाज से कोई मामूली सी कोताही ना हो जाए। लेकिन 2-3 रोज से अजीब बात सामने आ रही है कि इमरान साहब एक आरानी लड़की योशिया के साथ इस हद तक वाबस्ता हो गए हैं कि हमें इनके इस मामले से बेहद तशवीश हो रही है। इमरान से और इनकी वजह से हम सब से सैयद चिराग शाह साहब बेहद मोहब्बत करते हैं। वो उम्रे पर तशरीफ़ ले गए हैं और इनके साहबजादे बता रहे थे कि इनकी वापसी शायद 1.5-2 माह के बाद हो सकेगी। कैप्टन शकील ने आपके बारे में बताया तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा। आपके दोस्त अली इमरान एमएससी डीएससी ऑक्सन ही है ना, या कोई और अली इमरान है? प्रोफेसर मोहम्मद साली ने मुस्कुराते हुए कहा। वही हैं। आप उन्हें जानते हैं? सफदर ने चौंक कर कहा। मुलाकात तो कभी नहीं हुई, अलबत्ता सैयद चिराग शाह साहब अक्सर रूहानी महफिलों में इनका जिक्र करते रहते हैं। बहरहाल, आपको खतरा क्या है? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? इमरान साहब आला तालीम याफ्ता हैं, साहिब किरदार हैं। अगर उन्होंने किसी लड़की से दोस्ती कर ली है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने कहा। हम आपको वजाहत से नहीं बता सकते कि इमरान साहब दरअसल क्या हैं और इनके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं। हत्ता कि खुद शैतान उन्हें अपना दुश्मन अव्वल समझता है और इनके बावर्ची सुलेमान को एक मजसूब ने कहा है कि तुम्हारे साहब शैतान के हाथों दफन हो रहे हैं और अनकरीब उन्हें ज़मीन में उतार दिया जाएगा। ये बात सुनकर हमारे जहन में आया कि ये लड़की भी शैतान की कोई अलैकार हो सकती है। सफदर ने कहा तो प्रोफेसर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मुझे चंद लम्हों की इजाज़त दें और बराहे मेहरबानी खामोश रहें। प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोल दी। इनके चेहरे पर तशवीश के तासुरात फैले हुए थे। इन बाबा साहब की बात दुरुस्त है। इमरान साहब के खिलाफ बाकायदा साजिश हुई है और इसे कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ये सब खेल तागूती ताकतों का है। तागूती ताकतें शैतानी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और इनका असल काम दूसरों को गुमराह करना है। नेक लोगों को राह रास्त से हटाना इन्हीं तागूती ताकतों के जरिए अंजाम पजीर होता है। इमरान साहब भी अचानक तागूती ताकतों के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली चपकलिश के नतीजे में जद में आ गए हैं। उन्हें हलाक करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शैतानी गलबे से महफूज रखा। बहरहाल, इसकी इत्तला तागूती ताकतों ने शैतान के नाइब और तागूत अमीर डॉक्टर क्रिस्टाइन तक पहुंचा दी है और इसे डराया कि इमरान अब डॉक्टर क्रिस्टाइन को हलाक करने की कोशिश में लग जाएगा। और डॉक्टर क्रिस्टाइन, जो इस वक्त दुनिया भर की तागूती ताकतों का सरबराह है, की मौत से तागूती दुनिया खासी कमज़ोर हो जाएगी और फिर डॉक्टर क्रिस्टाइन जैसी खसूसियात का मालिक कोई और इंसान मिलने तक तागूती दुनिया कमज़ोर ही रहेगी। और देखा जाए तो शैतान की असल दुनिया यही तागूती दुनिया है। इसीलिए इमरान का नाम सामने आते ही वो वहाँ पर खलबली मच गई है। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने एक तागूती ताकत योशा को इस काम पर लगाया है कि वो इमरान को किरदार के लिहाज से सीधे रास्ते से हटाकर भटका दे। तो इस भटके हुए इमरान पर शैतान इंतहाई आसानी से हाथ डालकर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और ये तागूती ताकत ईरानी लड़की का रूप धार कर और योशिया के नाम से इमरान साहब से टकराई है और मैंने
देखा है कि इमरान साहब अपने किरदार की मजबूती की वजह से अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन इनकी मुकाबले की कुव्वत तेजी से खत्म होती जा रही है, क्योंकि इस तागूती ताकत में जो नस्वानी कशिश रखी गई है, इसके मुकाबले में बड़े बड़े जाहिद भी मैदान छोड़ जाते हैं। ये तो फिर इमरान साहब की हिम्मत है कि वो अब तक मुकाबला करते चले आ रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद सॉले ने तफसील से बात करते हुए कहा, इमरान साहब इस मौजू पर कोई बात ही नहीं करना चाहते, उल्टा हम पर नाराज हो जाते हैं। सफदर ने कहा, इसलिए कि इनके दिलो दिमाग पर योशिया ने किसी हद तक गलबा हासिल कर लिया है। वो बहरहाल इंसान है और इंसान से खताएं हो जाती हैं। फिर उन्हें ये इल्जाम भी है कि उन्हें कोई नहीं भटका सकता। प्रोफेसर मोहम्मद सॉली ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर इसका क्या हल है? हम इमरान साहब को कैसे इस शैतानी इकदाम से बचा सकते हैं? कैप्टन शकील ने कहा, मैं ज़ाती तौर पर तो इस काबिल नहीं हूँ कि इतने बड़े काम में हाथ डाल सकूँ। अलबत्ता सैयद चिराग शाह साहब चाहें तो आसानी से ये काम कर सकते हैं। मैं इनसे रूहानी तौर पर राब्ता करके इनकी खिदमत में अर्ज़दाश्त पेश कर देता हूँ। फिर जो जवाब वो देंगे, वो मैं आपके गोशे गुजार कर दूंगा। प्रोफेसर मोहम्मद स्वाले ने कहा तो कैप्टन शकील और सफदर ने इस्बात में सर हिला दिए। तो प्रोफेसर साहब ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी और फिर बेख्तियार एक तवील सांस लिया। शायद आंखें बंद करने के दौरान वो सांस भी रोक लेते थे, इसलिए उन्हें हर बार तवील सांस लेना पड़ता था। मैंने शाह साहब की खिदमत में अर्ज पेश की है। उन्होंने फरमाया है कि इमरान का किरदार कच्चा धागा नहीं है कि एक ही झटके से टूट जाएगा। फिर ये इमरान की आजमाइश भी है। इसे खुद इस मसले को निपटाने दो। इंशाल्लाह वो निपटा लेगा। प्रोफेसर मोहम्मद सॉले ने कहा, ठीक है, शाह साहब ने फरमाया है तो ठीक है। अब हमें इत्मीनान हो गया है कि इमरान साहब ने खुद ही इस मामले को निपटा लेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें। कैप्टन शकील और सफदर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और मुस्कुराते हुए उठकर इजाज़त तलब की। वो दोनों वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ गए। इमरान सूट पहने और तेज असर वाली खुशबू लगाए गुनगुनाता हुआ अपने फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? सुलेमान ने बावर्ची खाने से निकलकर गैलरी में आते हुए कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वजह? इमरान का लहजा यकलख्त इंतहाई सख्त हो गया था। साहब, रात के खाने की वजह से पूछ रहा हूँ। आपने कई दिनों से ना यहाँ लंच किया है और ना ही रात का खाना खाया है, सुलेमान ने कहा। जब मुझे खाना होगा तो मैं पेशगी कह दूंगा। बाकी अपने होश में रहकर बात किया करो। तुम बावर्ची हो और बावर्ची ही रहो। मेरे आका बनने की कोशिश मत करो, वरना किसी रोज किसी कचरा घर में तुम्हारी लाश पड़ी होगी, समझे? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। हो, थोड़ा सा मुंह क्या लगा लो, सर पर ही चढ़ जाते हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सीढ़ियां उतरकर वो गैराज की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से होटल हॉलीडे की तरफ उड़ी चली जा रही थी, जहां योशिया रिहाइश पजीर थी। वो 1 घंटा पहले इसे वहीं छोड़कर फ्लैट पर आया था, ताकि गुसल करके फ्रेश हो सके और लिबास तब्दील कर ले। आज इन दोनों का इरादा दारुल हुकूमत से 300 किलोमीटर के फासले पर हरकारपा जाने का था, जहां कदीम तहजीब के आसार भी थे और एक शानदार म्यूजियम भी था। इस जगह जाने की फरमाइश योशिया ने की थी, क्योंकि इसने किसी रिसाले में इसके बारे में पढ़ा था और इमरान ने जो कई बार वहां जा चुका था, इसके बारे में तफसील बताई तो योशिया का शौक मजीद बढ़ गया और इमरान ने इसे वहां ले जाने और म्यूजियम के और आसार कदीमा दिखाने का वादा कर लिया। और यही वादा निभाने के लिए इमरान तैयार होकर होटल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो होटल हॉलीडे पहुंच गया। इसने एक तरफ कार पार्किंग में कार रोकी और फिर इसे लॉक करके इसने पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। अचानक इसकी नजरें मेन गेट के करीब खड़े टाइगर पर पड़ी, तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन इसके कदम रुके नहीं थे। कैसे खड़े हो यहाँ और कैसे हो? इमरान ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। मैं लंच करने जा रहा था कि आपको देखकर रुक गया, ताकि इकट्ठे ही लंच कर सकें, टाइगर ने जवाब दिया। मेरी एक मेहमान यहाँ रिहाइश पजीर है। मैंने इसके साथ लंच करना है और फिर इसके साथ जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ना लंच कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, इमरान ने कदर सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। कोई गैर मुल्की लड़की है बॉस? टाइगर ने इसके पीछे आते हुए कहा तो इमरान यकलक फट फट पड़ा। कोई हो, तुमसे मतलब। और सुनो, आइंदा इस किस्म की बात की तो किसी गटर में पड़े हुए नजर आओगे। नॉनसेंस, इमरान ने यकलक उड़ाते हुए कहा और फिर मुड़कर तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि टाइगर वहीं रुक गया था।
इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैल गई थीं। शायद वो इमरान के इस अंदाज में जवाब देने का सोच भी ना सकता था। लेकिन इमरान के इस तासुरात की परवाह किए बगैर लेकिन इमरान इसके तासुरात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो तीसरी मंजिल पर एक कमरे के सामने मौजूद था। दरवाजे के साथ प्लेट पर योशिया का नाम लिखा हुआ था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। अली इमरान। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शायद टाइगर पर आने वाला गुस्सा अभी तक इसके जहन पर सवार था। ओह पार्टनर, तुम अभी आई। दूसरी तरफ से इंतहाई लाड भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही कटाक की आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ से बोला जाने वाला फिक्रा सुनकर इमरान के चेहरे पर से गुस्से के तासुरात इस तरह गायब हो गए जैसे जादू की छड़ी फेर दी गई हो। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो एक इंतहाई खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिक लड़की, जिसने सर पर बाथिंग तौलिया लपेट रखा था, सामने खड़ी थी। और फिर इमरान अंदर दाखिल हो गया। बैठो पार्टनर, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की ने दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर दौड़ती हुई वापस चली गई। इसके जिस्म पर बाथिंग गाउन था जो तौलिए से बनाया गया था। इमरान सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर पसंदीदगी के साथ साथ हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी थी। अलबत्ता इसकी नज़रें बार बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ पड़ रही थीं, जैसे वो इस लड़की की वापसी का शिद्दत से मुंतजिर हो। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो लड़की बाहर आ गई। इसने जीन्स और हाफ आस्तीन की गहरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। सुनहरे बालों को ब्रश किया गया था और वाकई इस वक्त वो बेहद फ्रेश नजर आ रही थी। इसकी आंखों में तेज चमक थी। ये योशिया थी, इमरान की वो गैर मुल्की मेहमान जिसके लिए इसने टाइगर को भी छिड़क दिया था। बहुत वजीर लग रहे हो पार्टनर, योशिया ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर इसने इमरान के कोट के कॉलरों को बड़े लाड भरे अंदाज में थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे दो बारह सेट करके हल्की सी थपकी दी और फिर पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन इमरान के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे वो बादलों में उड़ता फिर रहा हो। योशिया ने कोई ऐसी परफ्यूम लगा रखी थी जिसने वाकई इमरान पर इंतहाई खुशगवार असरात डाले थे। हालांकि इमरान ने भी परफ्यूम लगा रखा था, लेकिन योशिया के लिबास से निकलने वाली खुशबू इंतहाई मुनफरिद थी। अब क्या पियोगे? जूस मंगवाऊं? योशिया ने इटलाते हुए पूछा। तुम्हें देखकर तमाम प्यास खत्म हो गई है। आओ, हर कारपा चलते हैं, वरना वापसी में खासी देर हो जाएगी। इमरान ने उठते हुए कहा। अरे पार्टनर, तुम परेशान ना हो, रात वहाँ किसी होटल में ठहर जाएंगे। योशिया ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। ओह नहीं, अम्मा भी कहती हैं कि अच्छे बच्चे रात को घर से बाहर नहीं रहते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो योशिया बेख्तियार हंस पड़ी। इसकी हंसी इस कदर खूबसूरत थी कि जैसे बहुत सी घंटियां इकट्ठी बज रही हों। योशिया इमरान को डियर की बजाय पार्टनर कहती थी और ये लफ्ज़ वो इस कदर खूबसूरत और लाड भरे अंदाज में कहती थी कि इमरान को इसकी अदायगी बेहद अच्छी लगती थी और यही वजह थी कि इसने इसे टोका ना था। तुम्हारी मदर से तो मिलना ही पड़ेगा, जिसे तुम हर वक्त याद रखते हो, योशिया ने कहा। इनसे मिलने के बाद तुम्हारे और मेरे यानी हम दोनों की चिरागों में रोशनी ना रहेगी, इसलिए बेहतर है कि ना ही मिलो। आओ चलें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। योशिया ने मेज पर पड़ा हुआ बैग उठाकर कांधे पर डाला और इमरान के पीछे चलती हुई कमरे से बाहर आ गई। इसने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी उठाए वो इमरान के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई ताकि चाबी काउंटर पर जमा करा सके और वो बाहर जा सके। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान की नए मॉडल की स्पोर्ट्स कार तेजी से हर कारपा की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। क्या तुम्हारी मदर तुम्हें पसंद नहीं करती जो तुम हर बार इनके लिए ऐसे फिक्रे कह देते हो? योशिया ने कहा। वो मुझे बेहद पसंद करती हैं, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन वो ये पसंद नहीं करती कि मैं इस तरह गैर मुल्की लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहूं। वो पुराने ख्यालात की खातून है, इस दौर की जब घर में बैठी हुई लड़कियों का बाहर जाने वाली औरतों से भी पर्दा कराया जाता था। इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो पार्टनर? लड़कियों का औरतों से पर्दा? योशिया ने इस तरह आंखें फाड़ते हुए और ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे इस बात पर समझ ही ना आई हो। हाँ, बाहर जाने वाली औरतें जिनमें ज्यादा तादाद घरेलू खादमाओं की होती थी, ये ख्याल किया जाता था कि इनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं होती, इसीलिए ऐसी निगाहों से लड़कियों को बचाना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैरत है, ये कैसे पता चलता है कि निगाहें पाकीज़ा नहीं हैं? इससे क्या मतलब हुआ? योशिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। जिस तरह मर्दों की नजरों को बेबाक कहा जाता है, इसलिए हमारे दीन में हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहें नीचे ही रखा करें। मतलब यही था कि बेबाक निगाहों से दूसरों को और ख़ास तौर पर औरतों को बचाया जाए। एक बहुत बड़े शायर ने इस मौजू पर एक खूबसूरत शेर भी कहा है कि इस चेहरे पर पाकीज़ा जमाली का रंग कैसे आ सकता है जिसे बेबाक निगाहों ने रोंदा हो। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। हैरत है, मैं तो ऐसी बात ही पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन एक बात मैंने महसूस की है पार्टनर, योशिया ने कहा। वो कौन सी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी निगाहों में मेरे लिए बेबाकी नहीं है। इसकी क्या वजह है?
जबकि मैंने अब तक बहुत कम मर्द ऐसे देखे हैं, पार्टनर जिनकी निगाहों में बेबाकी नहीं होती। वरना मर्दों का बस चले तो हम औरतों को निगाहों से ही खा जाएं। योशिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अम्मा भी की जूतियों के डर से बेचारी बेबाकी मेरे करीब भी नहीं भटकती। इमरान ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो पार्टनर? मदर की जूतियां? क्या मतलब? योशिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर अम्मा भी को मालूम हो जाए कि मैंने किसी लड़की या औरत को बेबाकी से देखा है, तो वो मेरे सर पर इतनी जूतियां मारेंगी कि बेबाकी तो एक तरफ बेचारी नजर ही गायब हो जाएगी। इमरान ने जवाब दिया तो योशिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी बातें वाकई दिलचस्प होती जा रही हैं। वैसे तुम्हारे अंदर तजाद है। तुम बैक वक्त इज्जत पसंद भी हो और रोशन ख्याल भी। तुम्हारी कोशिश होती है कि मैं भी एक हद से आगे ना जाऊं। लेकिन पार्टनर, ये बता दूं कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी। ये मेरा फैसला है, योशिया का फैसला, और आज तक योशिया ने जो भी फैसला किया है, इसे हमेशा पूरा किया है। योशिया ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तुम अब तक कितने लोगों के लिए हद पार कर चुकी हो? इमरान ने कहा तो योशिया बेख्तियार हंस पड़ी। एक भी नहीं। तुम पहले मर्द हो जिसके लिए मैं हद पार करने के लिए तैयार हूँ। योशिया ने कहा। तुम तो खुद ही कह रही हो कि मैं बैक वक्त इज्जत पसंद भी हूँ और रोशन ख्याल भी। इसके बावजूद तुम हद पार करने की बातें कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल, कोई और बात करो। इमरान ने कहा तो योशिया ने वाकई दूसरी बातें शुरू कर दी। हर कार पार्क पहुंचकर इमरान ने एक रेस्तोरां में बैठकर पहले कॉफी पी और फिर वो योशिया को लेकर खंडरात की तरफ बढ़ गया। वहां खासे लोग मौजूद थे, जिनमें गैर मुल्कियों की अक्सरियत थी। इमरान चूंकि पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था, इसलिए इसने यहाँ के चप्पे चप्पे को देखा हुआ था। इमरान योशिया को साथ साथ आसार कदीमा के बारे में बताता जा रहा था, जिससे योशिया बेहद मुतासिर नजर आ रही थी। यहाँ एक लंबी सुरंगनुमा गार थी। वो कहाँ है? अचानक योशिया ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझे बताया था, योशिया ने नजर चुराते हुए कहा। हाँ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर के बाद वो इस तवील सुरंगनुमा गार के दहाने पर पहुंच गए। यहाँ बाकायदा एक चेक पोस्ट बनी हुई थी, जहाँ अंदर जाने वालों के नामों, पते और वक्त वगैरह लिखा जा रहा था। इसके साथ साथ उन्हें सर्च लाइट नुमा टॉर्च और एक कॉशनर भी दिया जाता था, ताकि अगर वो किसी परेशानी में फंस जाएं तो कॉशनर का बटन दबाने से यहाँ इत्तला हो जाएगी और रेस्क्यू टीमें अंदर जाकर इनकी मदद कर सकेंगी। इमरान ने टॉर्च ले ली और कॉशनर भी। अलबत्ता एक ही टॉर्च और एक ही कॉशनर को दोनों के लिए काफी समझ लिया गया था, इसलिए योशिया खाली हाथ थी। सुरंग में जब वो दाखिल हुए तो इसी वक्त दो गैर मुल्की बाहर निकल गए। इमरान ने टॉर्च रोशन कर ली और फिर वो दोनों आगे बढ़ते चले गए। सुरंग की दीवारों पर कदीमी दौर की तस्वीरें बनी हुई थीं, जो हर कारपा तहजीब की नुमाइंदगी करती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, माहौल में तनाव सा बढ़ता जा रहा था। शायद यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। फिर जब वो काफी अंदर पहुंच गए तो अचानक टॉर्च बुझ गई और माहौल पर यकलक खौफनाक अंधेरा सा छा गया। ये क्या हुआ? योशिया ने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो यकलक उछलकर इमरान से चिमट गई। अरे अरे हटो! ये क्या कर रही हो? इमरान ने उसे झटकने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं पार्टनर, अब मुझे अलहदा मत करो। अब मैं तमाम हदें पार कर जाऊंगी। योशिया ने बड़े ख्वाबनाक लहजे में कहा और इसके साथ ही घुप अंधेरे में इसे उछलकर इमरान को दोनों बाजुओं में लेने की कोशिश की। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर सामने वाली दीवार से जा टकराई। इमरान ने उसे बुरी तरह उछाल दिया था। तुम तुमने मुझे झटक दिया है। तुमने, योशिया ने तेजी से उठते हुए चीखकर कहा। हाँ, और सुनो, अपनी हद में रहो। ठीक है, मैं तुम्हें बहैसियत दोस्त पसंद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस हद तक बढ़ जाओ। इमरान ने इस बार घुराते हुए लहजे में कहा। आई एम सॉरी पार्टनर, बस मुझ पर न जाने क्यों जुनून सा सवार हो गया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पार्टनर, प्लीज मुझे माफ कर दो। योशिया ने यकलक ढीले पड़ते हुए कहा। ओके, आओ अब वापस चलें। इमरान ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। टॉर्च अब दोबारा रोशन हो गई थी। यूं लगता था जैसे इसमें अचानक कोई खराबी हो गई हो, जो खुद ब खुद ही दूर हो गई हो, और बंद हो जाने वाली टॉर्च दोबारा रोशन हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो गार से बाहर आ चुके थे। इमरान ने टॉर्च और कॉशनर वापस जमा करा दिए, रजिस्टर पर दस्तखत वगैरह किए, और फिर वो दोनों आगे बढ़ गए ताकि मजीद खंडरात देखने के बाद म्यूजियम देखा जा सके। लेकिन इमरान के चेहरे पर अभी तक हल्की सी बेजारी और कोफ्त के तासुरात नुमाया थे।